पीठ पर लगे तेज जोरदार धक्के से अनन्या के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। दुनिया डगमगा गई। पार्किंग का डामर उसकी ओर लपका। नाजुक रंगीन पेस्ट्रीज जो उसने जन्मदिन की पार्टी के लिए खरीदी थी, ग्रे जमीन पर बिखर गई और चमकीले बेमानी टुकड़ों में बदल गई। चोट लगे कंधे में तेज दर्द उठा। कौन इस तरह गाड़ी के नीचे आता है? आप ठीक है? हे भगवान, मैंने आपको देखा ही नहीं। एक डरा हुआ पुरुष उसकी ओर झुका, जो एक काली सेडान की ड्राइविंग सीट से निकला था। उसने उसे उठने में मदद की। सिर चकरा रहा था। अनन्या पीछे हट गई। उसे गुस्से से घूर रही थी। ड्राइविंग लाइसेंस खरीदा था क्या, या लॉटरी में जीता था? आपने तो मुझे लगभग कुचल ही दिया था। आदमी, जो उलझा हुआ और चिंतित लग रहा था, ने अपनी आवाज धीमी की। माफ कीजिए, मेरी गलती है, बिल्कुल मेरी। मुझे आपको छोड़ आने दीजिए, मैं सब कुछ इकट्ठा कर देता हूं। वह घुटनों के बल नीचे झुक गया। मिठाई के बचे हुए टुकड़े बचाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या सांस लेती हुई महसूस किया कि वह खुद ही फुटपाथ से उतर गई थी, अपने 40वें जन्मदिन के ख्यालों में डूबी हुई। ठीक है, मेरी भी गलती थी। मैं सोच रही थी, अगर आप मुझे छोड़ दें तो आभारी रहूंगी। अर्नव, उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, जिस पर गुलाबी क्रीम का निशान लगा था। अनन्या, उसने हल्की सी मुस्कान दी। उसके घर के रास्ते में उनकी बातचीत हुई। आपका पति बहुत खुशकिस्मत है, अर्नव ने कहा। ऐसी पत्नी पास में है, और मुझे मेरी पत्नी छोड़कर चली गई, बेटी के साथ। बस हम दोनों ही रहते हैं। और आपके बच्चे हैं? अनन्या का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। बच्चों का सवाल एक नासूर घाव था, जिसे वह किसी को छूने नहीं देती थी। बच्चे नहीं हैं? हम पहुंच गए। आपका धन्यवाद। गाड़ी लोहे के गेट के पास रुकी, जिसके पीछे एक विशाल वीरान सा घर दिखाई दे रहा था। अनन्या, माफ कीजिएगा अगर मैं नासमझी भरा था, अर्णव ने कहा, यह देखकर कि उसका चेहरा कैसे बदल गया था। यह आप माफ कीजिए, घबराहट थी। और जन्मदिन मुबारक हो, उसने जोड़ा जब वह गाड़ी से उतर रही थी। आपके सपने पूरे हों। अनन्या जल्दी से मेज लगा रही थी। मेहमानों के आने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। पति राजीव का फोन शांत था। उसने भारी सांस ली। पिछले कुछ महीनों से वह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बहाने काम पर गायब रहता था, और किसी भी सवाल का जवाब बर्फ जैसी झुंझलाहट से देता था। इंटरकॉम की घंटी बजी। दरवाजे पर मीरा और रोहन खड़े थे, कॉलेज के दिनों से उसके एकमात्र सच्चे दोस्त। अनन्या, तुम तो जादूगरनी हो। तुम हमेशा 25 साल की लगती हो, मीरा चिल्लाई, उसे पियोनी के फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता पकड़ाते हुए। और हमारा सदा का कर्मठ व्यक्ति कहाँ है? तुम तो राजीव को जानती हो। प्रोजेक्ट, मीटिंग, काम। अनन्या की आवाज धीमी थी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस सुनहरे पिंजरे को कैसे बर्दाश्त करती हो, मीरा ने आवाज धीमी करते हुए कहा। रोहन को अब भी एक लीड आर्किटेक्ट की तलाश है। तुम कोर्स में जीनियस थी। राजीव इसके खिलाफ होंगे, अनन्या ने धीरे से जवाब दिया। मतलब ही कहीं का। मीरा खुद को रोक नहीं पाई। उसने तुम्हें एक खूबसूरत गृहिणी बना दिया है, और खुद पता नहीं कहां गायब रहता है। प्यारे दोस्तों, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अंदर आओ, मेज तैयार है। अनन्या ने बात बदली, दोस्तों को लिविंग रूम में ले जाते हुए। अफ, राजीव देर शाम आया, जब मेहमान पहले की मजेदार कहानियों को याद कर रहे थे। वह गंभीर था, और उसकी मुस्कान सिर्फ औपचारिकता थी। राजीव, कम से कम आज तो समय पर आ सकते थे। और जन्मदिन वाली के लिए फूल कहाँ है? मीरा खुद को रोक नहीं पाई। आप लोगों को देखकर खुशी हुई। काम था, उसने सख्ती से कहा, यह जताते हुए कि उसे लेक्चर नहीं चाहिए। अनन्या, जन्मदिन मुबारक हो। उसने उसे एक मखमली डिब्बी दी। अंदर एक तकिए पर एक ठंडा बेजान हीरे का पेंडेंट पड़ा था। उनकी शादी के मकबरे में एक और प्रदर्शन। शाम खराब हो गई थी। उसके फोन पर लगातार नोटिफिकेशन बातचीत की किसी भी कोशिश को खत्म कर रहे थे। जब दोस्त चले गए तो घर की खामोशी असहनीय हो गई। अनन्या मेज साफ कर रही थी। राजीव अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन से चिपका हुआ था। राजीव, उसकी आवाज कांप गई। तुम यहीं हो पर तुम हो नहीं। क्या हो रहा है? अनन्या, शुरू मत करो, मैं काम कर रहा हूं। वह चुपचाप मुड़ी और सिसकियों को रोकती हुई बेडरूम में चली गई। इस विशाल घर में भी
शादीशुदा होने के बावजूद वह असहनीय रूप से अकेली थी। सुबह वह अकेली उठी। एक बेचैनी भरी आशंका ने उसके दिल को जकड़ लिया। स्टडी रूम का आधा खुला दरवाजा देखकर उसने राजीव को सोफे पर सोए हुए देखा, कोट ओढ़े हुए। बाद में लिविंग रूम में वह कॉफी का कप लिए खिड़की से बाहर देख रहा था। तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो, कोई परेशानी है? हमें बात करनी है। उसकी आवाज भावनाओं से रहित थी। हाँ, मुझे भी। मैंने नौकरी करने का फैसला किया है। अनन्या, मैं जा रहा हूं, मेरा एक बच्चा होने वाला है, किसी और औरत से। शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह उसके दिल में घुस गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ा गई, कुर्सी को पकड़ते हुए। कब से? क्या फर्क पड़ता है? मुझे प्रेगनेंसी के बारे में कल पता चला। धन्यवाद बताने के लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देखो, बिना बखेड़ा किए, मैं 40 साल का हो गया हूं अन्या। हमारे सारे दोस्तों के बच्चे बड़े हो गए हैं, और हमारा क्या? उसने अपनी आवाज ऊंची की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताना मारने की? तुम जानती हो मैंने कितना इलाज करवाया। ये नाटक बंद करो। हजारों लोग तलाक लेते हैं, मेरा बेटा होगा। मैं आखिरकार खुश हो जाऊंगा। शाम को हम बाकी बातें करेंगे। वह दरवाजा पटक कर चला गया। अनन्या दर्द और अपमान से दम घुटती हुई फर्श पर गिर पड़ी। उसने तुरंत तारा के पास जाने का फैसला किया, ये बताने के लिए कि दीवार गिर गई है। किराए के अपार्टमेंट का दरवाजा अपनी चाबी से खोलते हुए उसने उसे एक बड़े सूटकेस में सामान पैक करते हुए पाया। मेरी जान, क्या हम कहीं जा रहे हैं? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तारा, जवान और शिकारी सी खूबसूरत, ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। हाँ प्यारे, हम तुम्हारे खूबसूरत आउट हाउस जा रहे हैं, जहां तुम्हारी पूर्व आराम फरमा रही है। मुझे और बच्चे को ताजी हवा चाहिए। मेरी जान, मैं उसे ऐसे ही सड़क पर नहीं फेंक सकता। मुझे उसके लिए एक अपार्टमेंट खरीदना होगा। मुझे कुछ नहीं समझना। हम पहले से ही 3 हैं, और वह इतने बड़े घर में अकेली है। उसने दिखावटी तौर पर पेट पर हाथ रख लिया। ठीक है, चिंता मत करो। तुम सही कह रही हो। अनन्या सोफे पर बैठी सुन्न हो गई थी। इनकमिंग कॉल ने उसे चौंका दिया। राजीव, उसने जवाब दिया, लेकिन गले में गांठ की वजह से वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट देखा है, तुम्हें उसे देखना होगा। उसने कॉल काट दी। ऐसे मामले फोन पर तय नहीं होते। शाम को वह छिड़कर लौटा। ये बच्चों वाले खेल क्या है? तुम फोन काट रही हो। तुमने अपार्टमेंट देखा है तो उसी में चले जाओ, और मैं अपने घर में रहूंगी। तुम इसे बेचकर पैसे बांट सकते हो। अगर तुम भूल गई हो तो ये घर मेरी मां के नाम पर है, और ये गिरवी रखा हुआ है। शानदार। तुमने सब कुछ सोच रखा था, है ना? और ये कि मैंने अपना अपार्टमेंट बेचकर एक एक पैसा इस घर में लगाया था, क्या तुम्हें याद है? मुझे सब याद है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। उसे देखो, और हम तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। रह लो। लेकिन याद रखना, इस जीवन में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। हर चीज की। अगले दिन वह अपार्टमेंट देखने गई। विशाल, रोशनी वाला, नई बिल्डिंग में, लेकिन बेजान। उस घर की तुलना में कुछ नहीं जिसमें उसने अपनी जान लगाई थी। उसने सिर्फ अपना सामान पैक किया। जब वह टैक्सी का इंतजार कर रही थी तो दरवाजे पर वह दिखाई दी। तारा, 20 साल छोटी, आत्मविश्वास से भरी, शिकारी सी मुस्कान के साथ। राजीव जी, यह यहाँ क्या कर रही है? उसकी आवाज में मिठास थी। अनन्या सीधी खड़ी हो गई। मैं, प्यारी, अपने घर में हूं, और अभी भी तुम्हारे आशिक की कानूनी पत्नी हूं। लेकिन तुम्हारी मौजूदगी यहां, ये एक दिलचस्प सवाल है। ये कोई लड़की नहीं, मेरे बेटे की मां है। अनन्या, बस करो। राजीव बीच में आ गया। हे भगवान राजीव, तुम्हें कभी लोगों को समझना नहीं आया। इसे देखो, इसके माथे पर लिखा है, अमीर बाप की तलाश है। तारा ने तुरंत पेट पर हाथ रख लिया। अनन्या हंसी। पैदाइशी अदाकारा, मुझे यकीन है तुम्हारी जिंदगी में सरप्राइज बस शुरू हो रहे हैं। टैक्सी आ गई। उसने अपने सूटकेस बाहर की ओर लुढ़काए। राजीव उसे जाते हुए देख रहा था, और दिल में कुछ चुभन सी महसूस हुई। लेकिन तारा ने तुरंत दर्द की शिकायत करना शुरू कर दिया, और उसने अपना ध्यान उसकी ओर कर लिया।
टैक्सी में अनन्या ने जी भरकर आंसू बहाए। माफ कीजिए, उसने ड्राइवर से कहा, जो एक बुजुर्ग आदमी था जिसकी आंखें दयालु थीं। पति एक गर्भवती प्रेमिका को घर ले आया है। मूर्ख, ड्राइवर ने संक्षेप में कहा। भला ऐसी औरत को कोई कैसे छोड़ सकता है? मेरी प्यारी, तुम्हारी उम्र अभी 40 ही है। यह जीने का सही समय है। बूढ़े की बात मानो। बहुत जल्द तुम इसे हंसी से याद करोगी और वह फिर आएगा। बस क्या तुम्हें तब उसकी जरूरत होगी? उसके शब्द उसके लिए लाइफलाइन बन गए। पहला महीना उसने अपनी नई जिंदगी को व्यवस्थित करने में बिताया। रोहन ने बिना सोचे समझे उसे अपनी आर्किटेक्चर फर्म में ले लिया। युवा टीम ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और जब उसे सालों बाद पहली सैलरी मिली तो उसने खुद को वास्तव में आजाद महसूस किया। एक दिन वह देर तक रुक गई। एक अर्जेंट प्रोजेक्ट जिसे फर्म फेल होने के खतरे में थी। अनन्या ने अपने सारे ज्ञान को लगाकर एक शानदार समाधान निकाला और स्थिति को बचाया। ऑफिस से निकलकर वह ठंडी हवा से सिकुड़ गई। सड़क खाली थी। वह सड़क पर उतर गई। हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने उसे अंधा कर दिया और एक पल बाद एक जोरदार धक्के ने उसे गिरा दिया। आप पागल हैं? क्या आपको जीने की जरूरत नहीं है? एक पुरुष की आवाज आई। आप पागल हैं? देखना चाहिए कहां जा रहे हैं। पुरानी जान पहचान वाली आवाज में हंसी थी। अरे वाह, आप फिर मिल गई। हाथ दीजिए। हेडलाइट्स की रोशनी आंखों को चुभ रही थी, लेकिन आवाज जानी पहचानी लगी। मेरी कल क्लाइंट के सामने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है और आपने मुझे जख्मी कर दिया, उसने गुस्से से कहा। गाड़ी में बैठिए, छोड़ देता हूं, या रास्ता खाली कीजिए, मुझे जल्दी है। वह यात्री सीट पर धम्मस से बैठ गई। ड्राइवर मुड़ा। आप अर्नव? हाँ। और आप? अनन्या। दोनों हंस दिए। देखो, फिर से उसी गाड़ी के नीचे आना हुआ। पता बदल गया है, उसने उदास होकर मुस्कुराया। अब मैं सत्य गली में रहती हूं। हम पड़ोसी हैं। वह हैरान हुआ। मैं सामने वाले घर में रहता हूं। रास्ते में उसने खुद को रोक न पाई, उसे सब कुछ बता दिया। धोखे के बारे में, तलाक के बारे में। बाकी का रास्ता वे चुप रहे। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे, उसने बिल्डिंग के नीचे कहा। बस अलग परिस्थितियों में। वह सुबह तक सोई रही, उसके बारे में सोचती रही। अगले दिन की शुरुआत आपदा से हुई। वह सो गई थी। दौड़कर सड़क पर निकलते हुए वह मन ही मन खुद को कोस रही थी कि उसने टैक्सी क्यों नहीं बुलाई। सुबह मुबारक हो पड़ोसन, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अर्नव, बचाओ, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए देर हो रही है। बस एक शर्त पर, वह मुस्कुराया। हम तुम कहकर बात करेंगे। कुछ भी चलेगा, चलो। रोहन के केबिन में घुसते हुए उसने मुश्किल से सांस ली। पहुंच गई। रोहन, देखो, मैंने जल जमाव की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। उसने नक्शे पर जल्दी जल्दी ड्राइंग बनाना शुरू किया, अपना समाधान समझाते हुए। रोहन उसे प्रशंसा से देख रहा था। अनन्या, तुम जीनियस हो। क्लाइंट किसी भी पल यहां होगा। दरवाजा खुला। अर्नव अंदर आया। कितनी सुखद मुलाकात, वह मुस्कुराया। लगता है मैं ही वह सख्त क्लाइंट हूं। रोहन, जो पहले थोड़ा तनाव में था, उनकी दोस्ती भरी प्रतिक्रिया देखकर आराम महसूस करने लगा। बातचीत शानदार रही। अर्नव उसकी व्यावसायिकता से प्रभावित था। अनन्या, मैं तुम्हें कल साइट पर बुलाना चाहता हूं, उसने कहा। विवरण पर चर्चा करेंगे। पूरा दिन वह पंखों पर उड़ती रही। शाम को रोहन ने उससे कहा, तुम्हारी आंखें चमक रही हैं, अपना मौका मत छोड़ो, किस्मत यह सबको नहीं देती। सुबह अर्नव को देर हो गई। अनन्या पहले से ही चिढ़ने लगी थी जब वह चिंतित होकर दिखाई दिया। माफ करना, बेटी बीमार है, बुखार है, ट्रिप कैंसिल। सिया, उसे क्या हुआ? उसने चिंतित होकर पूछा। मुझे फार्मेसी जाना है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। चलो ऐसे करते हैं, तुम घर जाओ और मैं फार्मेसी जाती हूं। अपार्टमेंट का नंबर बताओ, मैं सब कुछ ले आऊंगी। 15 मिनट बाद वह दवाइयों और फलों के पैकेट के साथ उसके दरवाजे पर खड़ी थी। अपार्टमेंट साधारण था, लेकिन आरामदायक। जब सिया सो रही थी, उन्होंने चाय पी। अर्नव ने बताया कि लड़की को जन्मजात अस्थमा है और डॉक्टरों ने शहर के बाहर शिफ्ट होने की सलाह दी है।
इसीलिए उसने घर बनवाने का काम शुरू किया है। वह एक ऑटो मैकेनिक निकला, जो दिल से लकड़ी के काम का विशेषज्ञ था और अपने भविष्य के घर के पास अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता था। अनन्या उसे सांस रोककर सुन रही थी। उसने ऐसे सच्चे और नेक लोग नहीं देखे थे। उसी पल रसोई में एक नींद से भरी लड़की आई। पापा, ये आंटी कौन है? सिया, यह अनन्या है, मेरी दोस्त। जब इन्हें पता चला कि तुम बीमार हो तो ये मदद करने आई। अरे, नमस्ते, आप बहुत खूबसूरत हैं, लड़की ने कहा और बच्चों की मासूमियत से जोड़ा। आपकी बेटी है? दुर्भाग्य से नहीं, लेकिन मैं बहुत चाहती थी कि मेरी भी तुम्हारे जैसी समझदार बेटी हो। लड़की भरोसे से उससे लिपट गई। अनन्या का दिल पिघल गया। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हुई। वे अपना सारा खाली समय एक साथ बिताते थे। अनन्या अब अर्नव और सिया के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती थी, और वे उसके बिना। सपनों का घर का निर्माण पूरे जोरों पर था। 1 साल बाद नदी के किनारे सपनों का घर के पास एक खुशहाल टोली जमा थी। अर्नव और रोहन बारबेक्यू संभाल रहे थे। सिया अपने छोटे भाई कृष को साइकिल चलाना सिखा रही थी और अनन्या और मीरा लाउंजर पर बैठकर उन्हें देख रही थी। इन्हें देखकर मुझे अपनी खुशी पर विश्वास नहीं हो रहा, अनन्या ने कहा। तुम इसकी हकदार हो, मीरा ने जवाब दिया। अर्नव तुम्हारे साथ पहाड़ों को भी हिला सकता है। अनन्या अपने पति को बच्चों के साथ खेलते देख रही थी और उसका दिल शांत, सब कुछ समेट लेने वाली खुशी से भर रहा था। उसे यकीन था जिंदगी खत्म नहीं होती। कभी कभी 40 साल की उम्र में यह बस शुरू होती है।